नमस्कार, मैं दीपिका सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 लीड ECG मेड easy with basic interpretation. Why is an ECG called a 12 lead ECG when only 10 electrodes are used? Basic ECG interpretation presented by Deepika Singh, registered nurse, जैसा कि आपको पहले भी पता है। Learning objectives: explain why ECG is called 12 lead, identify 10 electrodes, understand 12 leads, describe basic ECG interpretation. 10 इलेक्ट्रोड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में प्रॉपरली डिटेल्ड आपको बता चुकी हूँ। फिर भी यहाँ देख लेते हैं, राइट आर्म, लेफ़्ट लेग, राइट लेग में कौन कौन से कलर के इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं। 6 लीड्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं, V1 से V6 तक, वो मैं डायग्राम में पूरी तरीके से मेंशन है। What is an ECG? ECG record electric activity of the heart, help detect rhythm abnormalities and heart damages. इलेक्ट्रोड लीड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 लीड्स होती हैं और 10 इलेक्ट्रोड होते हैं और 12 लीड ECG हम कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 12 लीड्स इसलिए कहते हैं कि अभी नीचे जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है, ये 10 लीड्स मिलकर 12 लीड्स का डायग्राम ड्रॉ करती हैं, जिससे हम हार्ट को पूरी तरीके से 360 डिग्री से एक ग्राफ पर देख पाते हैं, उसका कंडक्शन सिस्टम, उसकी एक्टिविटी और कैसे वेव्स जनरेट हो रही हैं, क्यों जनरेट हो रही हैं, हर वेव से एक कौन से वेव से कौन सा एंगल हम हार्ट का देखते हैं। अभी हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ईच लीड गिव्स अ यूनिक एंगल व्यू ऑफ द हार्ट। अब ईच लीड हमारा कौन सा एंगल हार्ट का दिखाती है, इसमें पूरी तरीके से दिखा हुआ है। और वाई 12 लीड्स की बात हम करते हैं, वो भी डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ। अगर आप गिने तो अब 12 लीड ही आएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिम्ब लीड्स 1 2 3 AVR, AVL, AVF, जस्ट लीड्स V2 V1 2 V6 पर लीड। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लीड्स एंड पेरिकार्डियल लीड्स। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो पर लीड से कौन सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें मिलता है, इसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 ECG लेनी होगी। ECG को इस जो भी मैंने डायग्राम दिया है इसके साथ मैच करना होगा, फिर आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बेसिक इंटरप्रिटेशन एवरी नर्स शुड नो, ऑब्वियसली हर नर्स को बेसिक इंटरप्रिटेशन आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर आपको बेसिक इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता चलेगा तो जब आप ECG परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने के बाद आप डॉक्टर को हर ECG तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ECG बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल ECG क्या होता है। आप ECG लेके डॉक्टर के पीछे भाग रहे हो, आप सिंपली ये भी बात कर सकते हो, सर ECG नॉर्मल है और आगे क्या करना है बता दीजिए। तो या फिर ECG गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं आ रहा है, इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो हमें उस पर भी डॉक्टर को तुरंत इमीडिएट कॉल करना है, सर प्लीज़ देख लीजिए इसी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सर कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक नर्स को क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक नर्स को नॉर्मल ECG तो पता ही होना चाहिए कि क्या वेव्स हैं, कौन सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे क्या वेव्स आ रही हैं, क्या ये ECG नॉर्मल है। फिर एक टॉपिक बीट्स भी पता होनी चाहिए, QRS कॉम्प्लेक्स भी पता होना चाहिए, ST सेगमेंट एलिवेशन भी पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने मोटा मोटा कवर किया है कि एक नर्स को क्या पता होना चाहिए। नॉर्मल ECG देख रहे हैं, PQRST, सारी रेट, रिदम, सारी चीज़ें आपको नॉर्मल दिख रही हैं। अब इसमें P कहाँ है, QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ST सेगमेंट कहाँ है, कब P वेव बनती है, कब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, कब ST एलिवेशन बनता है, इस पे हम आगे वाली स्लाइड में बात करने जा रहे हैं। नॉर्मल ECG वेव। अब P वेव में हमें समय क्या लगता है? P वेव आप देख रहे हैं, जो सबसे पहली इनिशियल वेव है वो है P वेव 0.06 टू 0.11 सेकेंड्स में बनती है। और ये ECG ग्राफ में आप देखते हैं बड़े कॉलम भी होते हैं, छोटे कॉलम भी होते हैं। हर कॉलम का अपना टाइम है, हर कॉलम का अपना इम्पोर्टेंस है, पर हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ नर्सेस के लिए बेसिक इंटरप्रिटेशन रेडी कर रहे हैं। दैट्स वाई आप ये जान लो कि PQ का नॉर्मल क्या है, QRS नॉर्मल क्या है, ST नॉर्मल क्या है, P वेव कब बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ST सेगमेंट कब बनता है, और इसकी नॉर्मल इंटरप्रिटेशन क्या है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वो हम कैसे पहचानेंगे। QRS कॉम्प्लेक्स बनता है 0.06 टू 0.10 सेकेंड में, T वेव बनता है 0.16 टू 0.24 सेकेंड में, PR इंटरवल बनता है 0.12 टू
0.20 सेकेंड में, QT इंटरवल बनता है 0.36 टू 0.44 सेकेंड में। PQRST अभी मैंने बताया था, पिछली स्लाइड पे मैं बात कर रही थी कि कब P वेव बनती है, कब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, कब ST सेगमेंट बनता है। इसकी बात करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल। अपर पार्ट को आर्टरियम कहते हैं, लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो जब आर्टरियल डीपोलराइजेशन होता है, मतलब आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा पी वेव जनरेट होती है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जब होता है, रिलैक्सेशन पीरियड में जब हार्ट होता है, तो हम टी वेव हमारी बनती है। अब बात करते हैं रिदम की। हम रिदम कैसे देखेंगे कि रिदम नॉर्मल है। PR इंटरवल आपको हम पहले भी, अगर आप पिछली स्लाइड में जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा R किसे कहते हैं। जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, जो R जो नुकीला सा हमारा पार्ट है वो R है। और हम रिदम को देखने के लिए R और R इंटरवल के गैप को एनालिसिस करते हैं। अब जो ऊपर ये ब्लैक मार्क बने हुए हैं, इनको आप देखें और इनको काउंट करें। ये एक बड़ा स्क्वायर है, मान लेते हैं एक बड़ा स्क्वायर है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और सब में 7 है। R to R इंटरवल सब में सेम है, इसका मतलब हमारे रिदम ठीक है। तो रिदम तो पहचान लिया, रिदम ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम ECG इंटरप्रिटेशन से पल्स कैसे जान सकते हैं कि पेशेंट का पल्स रेट कैसा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 60 to 100 पल्स रेट हमारा नॉर्मल होता है। 60 से कम ब्रैडीकार्डिया होता है, 100 से कम टैकीकार्डिया होता है। अब हम ECG में कैसे देखें और जान पाएँ कि ECG में कितना हार्ट रेट आ रहा है। तो जो बड़ा कॉलम होता है, ECG ग्राफ अभी मैंने दिखाया था, छोटे कॉलम के साथ बड़ा कॉलम। जो बड़ा कॉलम होता है, अगर QRS कॉम्प्लेक्स पर कॉलम आ रहा है तो इट मीन्स 300 बीट पर मिनट होगा। मतलब जितने बड़े कॉलम उतना डिवाइडेड बाई आप 300 में करते जाएंगे 6 सेकेंड स्ट्रिप में। ठीक है, तो बड़े कॉलम को 300 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एक ही कॉलम था, तो 300 बीट पर मिनट, मतलब पेशेंट टैकीकार्डिया में, सीवियर टैकीकार्डिया में। अब 2 बड़े कॉलम 300 डिवाइडेड बाई 2, 150 बीट पर मिनट पेशेंट टैकीकार्डिया में। 3 बड़े कॉलम 300 डिवाइडेड बाई 300 बीट पर मिनट। 4 बड़े कॉलम 300 बाई 4, 75 बीट पर मिनट। 300 फिर वैसे आ गया 300 बाई 5, 60 बीट पर मिनट। 6 सेकेंड स्ट्रिप में हम अगर R to R इंटरवल में जितने कॉलम होंगे डिवाइडेड 300 डिवाइडेड बाई हम उतना करते जाएंगे और हमें हार्ट रेट पेशेंट की ECG में हार्ट रेट हम पता कर सकते हैं। वही अब इसको हम दोबारा देखें, बड़े कॉलम कितने हैं, R to R इंटर, हम इसमें पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब जितने बड़े कॉलम हैं डिवाइडेड बाई 30, तो क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 5, 300 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया, 60 बीट पर मिनट। मतलब पेशेंट की हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट चल रही है। पेशेंट नॉर्मल है, क्योंकि 60 to 100 हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है। QRS कॉम्प्लेक्स के लिए फिर हम दोबारा पीछे जाएंगे और देखेंगे PQRST। इसमें अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको इनिशियल पे ले चलती हूँ। PQRST, तो R देखिए, R हमारा जो R बन रहा है, ये अगर आप ठीक से देखें तो 2 छोटे ग्राफ के बीच, 2 छोटे बॉक्सेस के बीच हमारा Q और S आता है, QRS आता है। अब हमारा जो QRS है, अगर इससे बढ़ के आ रहा है, लाइक ये देखिए, वाइड QRS 3 स्क्वायर ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस, 3 स्क्वायर से भी ब्रॉड हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और हमें तुरंत डॉक्टर से बात करनी है पेशेंट को लेके। पेशेंट का ECG नॉर्मल नहीं है। ठीक है, क्विक ECG इंटरप्रिटेशन फॉर नर्सिंग स्टाफ। एक्टॉपिक ब्रीथ, एक्टॉपिक बीट्स तो ऐसी बीट्स है कि अगर आपको ठीक से पल्स लेना आता है, अगर आप पेशेंट को 4 फिंगर से प्रॉपर पल्स लेंगे और 1 मिनट पल्स लेंगे तो आपको एक्टॉपिक बीट्स अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो आपको मिल जाएगा। ECG से आप उसे टैली भी कर सकते हो। लाइक एक्टॉपिक, आपने लिया पल्स, आपको एक्टॉपिक ब्रीथ पल्स लग रही, एक्टॉपिक बीट दिख रही है, आपने तुरंत ECG किया। ECG में अगर आर्टरिया में दिक्कत होगा
तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। नॉर्मल आ रहा है, इंटरवल के बीच में कुछ कुछ अब नॉर्मल सी बीट आ जाएगी। वेंट्रुकल में भी आ रहा है, इंटरवल के बीच वेंट्रुकल में भी कुछ अब नॉर्मल सी बीट पूरे ईसीजी में आ जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्टॉपिक बीट है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन एसटी सेगमेंट एलिवेशन से ही हम समझ पाते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन में इंडिकेट मायोकार्डियल इंजरी और अक्यूट मायोकार्डियम इन्फार्क्शन। ऑब्वियसली नॉर्मल ईसीजी आपको दिख रहा है, एसटी एलिवेशन भी आपको दिख रहा है। अब एसटी एलिवेशन में आप देख रहे हो हल्का सा एम बना हुआ है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन खुद ही बताता है कि मायोकार्डियम इन्फेक्शन है। तो एसटी एलिवेशन दिख रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर को तुरंत बताना है, खतरे की बात है, पेशेंट डेंजर में है। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो समरी, 10 इलेक्ट्रोड्स क्रिएट 12 लीड्स, क्लियर हो गया होगा आपको। 12 गिव बेटर डायग्नोसिस क्लैरिटी। ऑब्वियसली ईसीजी इंटरप्रिटेशन मस्ट फॉलो सिस्टमिक स्टेप। ईसीजी इंटरप्रिटेशन को कुछ सिस्टमिक स्टेप लाइक आपको PQRST नॉर्मल पता होना चाहिए, आपको कब पी कब बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ST कब बनता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपको नॉर्मल ब्लॉक्स पता होना चाहिए, आपको रेट रिदम वॉल्यूम पता होना चाहिए। आशा है मैंने आज काफ़ी ठीक से समझाने की कोशिश की है बेसिक इंटरप्रिटेशन, कि आप ये समझ पाएँ कि नॉर्मल ईसीजी और कॉम्प्लिकेटेड ईसीजी में क्या फ़र्क है, हमें डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना है, कब हम डिले कर सकते हैं, सारी चीज़ें। कभी कभी वर्क प्रेशर होता है, हमारा नॉर्मल ईसीजी निकल रहा है तो हम नॉर्मल ईसीजी रख के डॉक्टर को सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल है, और अगर गड़बड़ है तो डॉक्टर को पिक भी भेजना होता है कि डॉक्टर साहब देख लीजिए पेशेंट गड़बड़ है और आप इंटरवेंशन की तैयारी करिए, या फिर ऐसा कुछ जो भी उन्हें ठीक लगे वो करें। एंड थैंक यू सो मच। आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप बेसिक इंटरप्रिटेशन तो समझ ही पाए होंगे। थैंक यू सो मच।